हाय एवरीवन, मेरा नाम दिव्या है और इस साल 2025 यूपीएससी सिविल सर्विसेज में मेरी रैंक 182 आई है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हम प्रिपरेशन के किसी भी फेज़ में होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली स्टार्टिंग ऑफ द प्रिपरेशन में, तो हम इतने ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं कवर करने के लिए। तो उन सब रिसोर्सेज को कवर करते करते हम कभी कभी कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो शायद हमें बाद में नुकसान देती हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि हमें क्या नहीं करना है, क्या करना है, कैसे करना है। इसकी तो बहुत बात होती है, बट कभी कभी क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट नॉट टू डू, इसके बारे में हम शायद अपने आप से या आसपास अपने पेयर ग्रुप से डिस्कशन करना भूल जाते हैं। तो सबसे पहला जो एक मुद्दा है वो है सिलेबस। जब हम एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस एग्ज़ाम की क्या पर्सनालिटी है, उस एग्ज़ाम की क्या डिमांड है, वो हमको सिलेबस से समझ आती है। तो उसको इग्नोर करना या फिर सिलेबस को सिर्फ एक सब्जेक्ट्स जानने के लिए देखना कि ठीक है मुझे पॉलिटी करनी है, इकोनॉमिक्स करनी है, इन्वायरमेंट करनी है, उतने के लिए आपने सिलेबस देख लिया और उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हम सिलेबस को हर समय पास में रखें, क्योंकि सिलेबस ही हमें बताएगा कि किस सब्जेक्ट को किस डेप्थ में कवर करना है ना, किस सब्जेक्ट के लिए क्या बाउंड्रीज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट को इतने तक कवर करना है, इसके बियॉन्ड इस टॉपिक में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस यहाँ तक मेंशन करता है ना। और लकीली यूपीएससी का सिलेबस काफ़ी डिटेल्ड है। अगर आप मेंस का सिलेबस देखोगे तो वो बहुत डिटेल्ड है, उसमें हमको काफ़ी सारे कीवर्ड्स, सब थीम्स, टॉपिक्स पता चल जाते हैं जो हमारी प्रिपरेशन को एंकर करते हैं। दूसरा है पीवाईक्यूज, इनको इग्नोर करना सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि एक एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है, हमसे कैसे आंसर्स एक्सपेक्ट कर रहा है, वो हमें अपने एग्जाम डे से पहले कैसे समझ आएंगे? पीवाईक्यूज से। अगर हमने पीवाईक्यूज नहीं देखे हैं तो हम अपना एक खुद का परसेप्शन लेके चलते हैं कि शायद पॉलिटी में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी में ये भी पूछ सकते हैं, है ना। एक अननोन टेरिटरी हो जाती है फिर वो हमारे लिए। लेकिन अगर हम पीवाईक्यू के साथ अपने टॉपिक्स को सपोर्ट करते हैं तो हमें एक आइडिया तो होता है एटलीस्ट कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। अगेन सिलेबस और पीवाईक्यूज दोनों ही कितनी डेप्थ में किन टॉपिक्स को करना है। जैसे फॉर एग्जांपल बुद्धिज्म सिलेबस का पार्ट है, राइट। और पीवाईक्यूज से हमें पता चलता है कि बुद्धिज्म ऑलमोस्ट एवरी ईयर चाहे प्रीलिम्स में या मेंस में पूछा जाता है, तो हमें डिटेल में इसे कवर करना है। तो ये हमें सिलेबस और पीवाईक्यूज से पता चलता है, ठीक है। तीसरी चीज है सोर्सेज चेंज करना। ये पार्ट मैनेज करना, रिसोर्सेज अपने मैनेज करना अभी ज़्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है क्योंकि डिजिटली बहुत सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, मार्केट में इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो पिक एंड चूज करना, कंसोलिडेट करना और फिर वहाँ पे रुक जाना, वो बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, और ये एक ह्यूमन और या फिर एस्पिरेंट नेचर बन जाता है कि हम कोई सोर्स पढ़ते हैं और फिर जब हम कहीं और देखते हैं कि कोई और किसी और सोर्स से प्रिपेयर कर रहा है तो फिर हमें ये लगता है कि शायद उनका मटेरियल ज़्यादा बेटर है, हम शायद अगर इस रिसोर्स को पढ़ेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा अच्छा कब रहता है? जब आप एक रिसोर्स को बार बार रिवाइज करो रादर देन बहुत सारे रिसोर्सेज को एक बार पढ़ो, है ना। हमारे टीचर्स हमको बचपन से, स्कूल टाइम से ये बात बोलते हैं कि आप एक बुक 10 बार पढ़ लो, 10 बुक्स एक एक बार कवर मत करो। उसका एक रीज़न है, पिक्टोग्राफिक मेमोरी बनती है, हम उस बुक से फेमिलियर ज़्यादा हो जाते हैं, हमारा रिविजन बहुत अच्छे से हो पाता है। रादर हम रिसोर्सेज चेंज करते रहें इन द सर्च कि शायद वो रिसोर्स ज़्यादा बेटर है, उसमें ज़्यादा चीज़ें हैं, तो वो हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाता है रादर देन हेल्पिंग अस। तो एक टाइम पे अपना सिलेबस और पीवाईक्यूज के हिसाब से
अपना मटेरियल कंसोलिडेट करने के बाद, कंटेंट कंसोलिडेट करने के बाद सिर्फ वैल्यू एडिशन इंपॉर्टेंट है। सोर्सेस चेंज करना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है, नहीं करने चाहिए। देन कंपैरिजन, क्योंकि एक लंबी तैयारी है, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल का प्रिपरेशन है फॉर वन यूपीएससी साइकिल, और अगर मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो जाते हैं तो कंपैरिजन भी आ जाता है कि शायद हमारे फ्रेंड्स, उन्होंने इतना कर लिया, मैंने इतना कवर नहीं किया। किसी तरीके से एक कॉम्पिटिटिव तरीके से कंपैरिजन पॉजिटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी के पीयर ग्रुप के साथ पढ़ाई कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि उन्होंने इन्वायरमेंट कवर कर ली 15 डेज में, मेरी अभी तक नहीं हुई है, तो शायद मैं पेस अप करूँगी और ज़्यादा कंसिस्टेंसी से प्रोडक्टिविटी लेके आऊँगी, राइट। लेकिन बहुत लंबे समय तक अगर ये कंपैरिजन होती रहे तो वो हमको हार्म ज़्यादा करती है, क्योंकि सभी का पढ़ने का तरीका अलग होता है, पेस अलग होती है और उनके बैकग्राउंड अलग होते हैं, राइट। शायद मेरा साइंस बैकग्राउंड है तो साइंस एंड टेक मेरे लिए उतनी डिफिकल्ट नहीं है कंपेयर टू समवन एल्स। तो हम अपनी प्रिपरेशन को अगर खुद से कंपेयर करते हैं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमें पता है वेयर वी स्टैंड। तो हम अपने 1 मंथ पहले, 3 मंथ्स पहले एक बार खुद को देख लें, खुद को एनालाइज कर लें, सेल्फ कंपैरिजन कर लें, सेल्फ एनालिसिस कर लें, ताकि हम अपनी मिस्टेक्स ढूंढ पाएं और उनको रेक्टिफाई कर पाएं, है ना। और पोस्टपोनिंग आंसर राइटिंग, बहुत बार क्या टेंडेंसी रहती है कि एक बार जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद हम आंसर लिखेंगे, लेकिन वो दिन शायद आता नहीं है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट है, करंट अफेयर्स की वजह से वो ऐड भी होता रहता है। तो आंसर राइटिंग का वो एक परफेक्ट डे वो आता नहीं। बेटर क्या है कि आपने जिस भी फेज पे आप अभी हो, प्रिपरेशन के जिस भी फेज पे, एटलीस्ट स्टार्ट, एक फर्स्ट स्टेप तो लो, ताकि आपको उस प्रैक्टिस में ढलने में टाइम ना लगे। पहले दूसरे दिन आंसर्स लिखना डिफिकल्ट होता है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो स्किल, एक तरीके का स्ट्रक्चर डेवलप करना, आंसर एक लंबे आंसर की फॉर्म में लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो एक गेट स्टार्ट कर देना उस पॉइंट को, वो इनर्शिया ब्रेक करना, वो बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए एक परफेक्ट डे की तलाश करना, ये एक मिस्टेक होती है। तो इसीलिए अभी आप प्रिपरेशन के जिस भी फेज में हैं, स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, एटलीस्ट स्टार्ट, उसके बाद इम्प्रूवमेंट होगी, आपको फीडबैक मिलेगा खुद का भी या फिर आपके मेंटोर्स का भी, तभी आप इम्प्रूव कर पाएंगे, राइट। और इस सबको एक और चीज समराइज कर सकती है कि हमें डायरेक्शन, हमारे एग्जाम की डायरेक्शन कह लो या स्ट्रैटेजी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गाइडेड डायरेक्शन होना, गाइडेड डायरेक्शन मतलब, अब ये गाइड चाहे आप खुद को करो, आप खुद को गाइड कर पाओ, या आपके पीयर ग्रुप से आपको पता चल जाए कि आपकी स्ट्रैटेजी ठीक डायरेक्शन में जा रही है या नहीं, या फिर पॉसिबिलिटी है कि आपको टीचर से पता चले अपनी डायरेक्शन के बारे में। तो एक गाइडेड डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आपकी डायरेक्शन ऑफ ट्रैक चली जाती है, आपकी स्ट्रैटेजी लेट से ऑफ ट्रैक चली गई है, तो उन मिस्टेक्स को अनलर्न करना भी डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। तो पहले ही स्टेप से इट इज गुड कि आपकी डायरेक्शन गाइडेड हो, है ना, आप एक सही डायरेक्शन में प्रिपेयर करें। और जैसे मैं अभी देख भी रही थी कोर्सेज में, यहाँ पे ओनली आईएएस में भी एक प्रारंभ बैच होता है, उसका नाम ही प्रारंभ है कि यू बिगिन योर फर्स्ट स्टेप्स, है ना। तो प्रिपरेशन की स्टार्टिंग से एंड तक आपको किस तरीके की मेथडोलॉजी लेके जानी है, आपको स्टार्ट में बेसिक्स, एनसीईआरटी, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी, आंसर राइटिंग सिखाना, एडवांस कंटेंट बताना, समझाना, तो ये सब एक प्लान्ड फॉर्मेट में है। इसी तरीके से आपकी प्रिपरेशन भी जानी चाहिए, प्रारंभ से लेके, यानी कि ए से लेके जेड तक। अब वो गाइड आप अपने खुद बने, या फिर आपके पीयर ग्रुप, आपके टीचर्स, या फिर आप टॉपर वीडियोस देख के, जैसे भी, मोटिव क्या है, एक गाइडेड डायरेक्शन होना आपकी प्रिपरेशन के लिए, वो भी एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डूज है, डूज ऑफ द प्रिपरेशन।
राइट। सो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड। इसके लिए आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि आपको क्या करना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जानना कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। सो आई होप इट हेल्प्स यू। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन।